हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इससे पिछला लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत के कूलम्ब्स लॉ अर्थात आपके क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके लेक्चर नंबर 11 तक हम देखे हैं। और उस 11 तक में हम कूलम्ब्स लॉ और उसका डेरिवेशन अर्थात उसका गणित कूलम के नियम का गणितीय रूप देखे हैं। और केवल देखे ही नहीं हैं बल्कि कई सवाल भी उस पर कराए हैं। ठीक है, तो आज जो दोस्त आपके लेक्चर होने वाला है, आपके लेक्चर नंबर 12 है कूलम्ब्स लॉ का। और ये फाउंडेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो बैच है फाउंडेशन बैच, जिस प्रकार आप ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे होंगे या ऑफलाइन कहीं पढ़ते हैं, तो ऑफलाइन में फाउंडेशन बैच जो लेते हैं आप, तो जिस प्रकार आपके शिक्षक, आपके टीचर सिस्टमैटिक तरीक़ा से प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से हमने एक निश्चय लिया है, एक लक्ष्य बनाया है। और इसी कारण से इस बैच का नाम लक्ष्य बैच रखा है। और लक्ष्य आपका 2025 होगा। और यह बैच आपको इस चैनल पर पूरे सिस्टमैटिक तरीका से बिल्कुल ऑफलाइन के भांति प्रत्येक टॉपिक वाइज थ्योरी और टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स देगी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा। और यदि समझ में आता है तो आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, ताकि हमें भी एक अलग मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम सीधा आपके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था दोस्त, वो पढ़े थे कूलम का नियम और कूलम नियम का गणितीय रूप, और कई सवाल भी उस पर कराए थे। आज हम टॉपिक देखने वाले हैं, आज हम टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं कि वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, सदिश मतलब कूलम के नियम का सदिश रूप। तो देखिए, सीधी सी बात है और सिंपल सी बात है। वैसे बच्चा टॉपिक को हार्ड लेता है, उसको अच्छा लेने का मतलब क्या है कि वो क्या करता है, उसको किताबी लैंग्वेज में पढ़ने को जाता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट, यदि आप किताबी लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको कठिनाई होगी ही होगी। इसको सरल भाषा में, आसान भाषा में आप अपने देहाती लैंग्वेज में सीखिए तो मज़ा आएगा। ठीक है, और हमेशा फिजिक्स सब्जेक्ट इमेजिंग करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, हमेशा माइंड में सोचा करिए, मंथन किया कीजिए। और हमेशा जो भी टॉपिक हम आपको समझाते हैं, व्यवहारिक उदाहरण देते हैं, और उस व्यवहारिक उदाहरण को आप माथा में लीजिए। और ये भ्रम में ना रहे कि सर जो लिखाए हैं वही हमको एग्जाम में लिखना है। सर जो पढ़ाते हैं वो एगो लिमिट है, दायरा है, और आप अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो उस अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट आपको तभी बन सकता है जब आप उस चीज़ को, जैसे सर बताए हैं व्यवहारिक उदाहरण देकर के, व्यवहारिक उदाहरण यदि आपके माइंड में है तब। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, कूलम के नियम का सदिश रूप। अभी आप एक बात बताइए, कूलम का नियम क्या था? आप जो बच्चे नहीं देखे लेक्चर 11, 10, 9 ये सब देखिए, बहुत मज़ा आएगा। सिस्टमैटिक तरीक़ा से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो क्या था कूलम का नियम कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला बल था। ठीक है, अर्थात यदि सर ये कोई चार्ज पार्टिकल है और ये कोई चार्ज पार्टिकल है, और यह एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, और ये सर आपका Q1, ये सर Q2 है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई भी चार्ज, कोई भी प्रकृति का चार्ज हो, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, यही नियम था कूलम का। और कूलम का नियम क्या था कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेश के मापांक के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के भी कर्मानुपाती होती है। तो ये तो स्टेटमेंट था। तो सदिश रूप उसका स्टेटमेंट थोड़ी होगा, सदिश रूप तो उसका डेरिवेशन ना होगा, उसका फार्मूला को ना हम सदिश रूप देते हैं। बात समझ रहे ना? तो बस ये समझिए, आप इसमें क्या पढ़े थे, F बराबर सर K Q1 Q2 बट्टा R², ऐसा पढ़े थे आप। तो ऐसा पढ़े जब थे तो आप इसको, इस समीकरण को सदिश रूप देना है। ठीक है, और आपके एग्जाम में भी जो पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये समीकरण का सदिश रूप पूछता है। तो इसको करना क्या है, कैसे हम सदिश रूप में इसको व्यक्त करेंगे सर? तो देखिए कैसे करना है इसको सदिश रूप में व्यक्त, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे देखिए। ठीक है, सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे और फिगर के नीचे लिखेंगे, ऐसे फिगर बना लेंगे, फिगर के नीचे लिखेंगे लेट। यदि आपको दुनमड़ा में पूछे तब ये, वरना यह ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछता है। कैसे बदले हैं वो हम बता रहे हैं। लेट माना
प्लस माइनस Q1, वैसे हम पीछे हम बता चुके ये सब नियम, प्लस माइनस Q1 एवं प्लस माइनस Q2 कोई दो आवेश है, कोई दो आवेश हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, जिनके बीच लगने वाला विद्युत बल F है। ऐसा हम आसान मेथड बता रहे दोस्त। ऊपर में जो आप दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। जो बिहार बोर्ड का बच्चा सब है, ये सब टॉपिक थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन ही उठपटांग लग सकता है, ठीक है। आप घबराइए नहीं, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन आसान लैंग्वेज पहले बता देता हूँ, फिर हम हार्ड वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो पहले आप ये फिगर बना के ये लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि वी नो दैट हम जानते हैं कूलाम के अनुसार या कूलम के नियमानुसार F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये समीकरण, ये सूत्र कूलम के नियम का सूत्र है। अब इसी को हमको वेक्टर का रूप देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम याद करिए, हम बताए थे या नहीं बताए थे, तो आप एक लाइन दिमाग में सेट रखिए। यदि कोई समीकरण हो ना और उसका यदि आपको सदिश का रूप देना हो ना, तो कुछ ना करें, उस समीकरण में सदिश राशि खोजिए, क्योंकि सीधी सी बात है, सदिश राशि को ना सदिश रूप दिया जाएगा, तो इसीलिए इसमें सदिश राशि खोजिए। तो देखिए K एक कूलम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट राशि का ही कब से सदिश होने लगा, ये तो सदिश होगा नहीं। Q1 Q2 दोनों आवेश है, ये भी सदिश राशि नहीं होगा, तो सदिश है आपका R। क्यों सर? क्योंकि देखिए Q1 और Q2 के बीच का सीधा दूरी, जिसको आप विस्थापन भी कह सकते हो, तो दोनों चार्ज के बीच का विस्थापन है R। इसका मतलब विस्थापन सदिश राशि, दोनों के बीच का सीधा दूरी है तो सदिश राशि। तो यहाँ पे R आपका सदिश हो गया, R आपका नहीं, इस निकाय का, ये दोनों चार्ज का, समझ रहे हैं ना, ये दोनों का क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। अब इसी का आपको क्या देना, वेक्टर फॉर्म देना है। तो हम आपको याद करिए, बताए थे, नहीं बताए थे तो सुन लीजिए कि वो सदिश, किसी भी समीकरण में जो सदिश होना, उस सदिश को गुना में कैप, मतलब उस सदिश को गुना में दे करके उस पर कैप दे दीजिए, और कैप लग जाने से किसी भी समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कैप लग जाता है तो वो ये निर्धारित हो जाता है कि वो समीकरण सदिश है। बात समझ रहे हैं ना। तो जैसे मान लीजिए, यदि कोई समीकरण, यदि आप मान लीजिए 5 लिखे हैं, तो 5 लिखे हैं तो वो 5 सीधा अदिश राशि है, लेकिन 5 इंटू एक कैप लगा दिए तो इस 5 का मान नहीं बदला, इस 5 का वैल्यू नहीं बदला, लेकिन ये जरूर निर्धारित हो गया कि ये जो 5 है जरूर किसी सदिश का हिस्सा है, जरूर किसी सदिश का मैग्नीट्यूड है, मापांक है, ये परिमाण है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इस समीकरण देखिए, ये समीकरण है, इसमें K अदिश Q1 अदिश Q2 अदिश, ये R सदिश है, तो इसको सदिश का रूप देना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए, वेक्टर F बराबर K गुना Q1 गुना Q2 बट्टा R स्क्वायर, सदिश तो R है, तो R का क्या चढ़ा दीजिए, कैप चढ़ा दीजिए, बस हो गया सदिश रूप। देखिए कितना आसान था, नहीं था। ये हो गया आपके नहीं, ये कूलम नियम का सदिश रूप, समझ गया ना। तो हेडिंग देंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम के नियम का सदिश रूप, ये फिगर बनाएंगे, उसके नीचे ये लिख लेंगे आसान लैंग्वेज में, और उसके बाद जो है यहाँ से लिख लेंगे, और उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे R कैप है। अच्छा, एगो यूनिट, इसको कैप का मतलब ये होता है एकांक सदिश। जब किसी राशि पर कैप लगा हो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये जब लग जाएगा तो इसका मतलब वो सदिश राशि। क्यों? क्योंकि कैप का मतलब सर 1 होता है, तो 1 को आप 1 लाख से गुना करिए तो वो 1 लाख ही होगा, मान नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे R कैप, तो चूंकि आप 11th में पढ़े होंगे कि सर A कैप बराबर होता है वेक्टर A अपॉन वेक्टर A का मापांक, तो इसीलिए यदि वेक्टर F को यदि हम और डिस्क्राइब करें K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर गुना वेक्टर A, मतलब R कैप, वेक्टर A कैप था तो ना वेक्टर A अपॉन वेक्टर A का मापांक, लेकिन R कैप है तो वेक्टर R अपॉन वेक्टर R का मापांक, ठीक है। अब देखिए मापांक लगा, वेक्टर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर F बराबर K गुना Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर गुना
वेक्टर आर बट्टा आर, क्योंकि मापांक लगते ही वेक्टर हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि एफ वेक्टर बराबर सर के Q1 गुना Q2 बट्टा आर क्यू, क्योंकि आर स्क्वायर आर क्यू हो जाएगा, अब इनटू में वेक्टर आर। तो ये भी हो गया कूलम के नियम का कौन रूप? सदिश रूप। समझ गए ना? तो कूलम के नियम का सदिश रूप ये भी है और कूलम के नियम का सदिश रूप ये भी है। लेकिन ये है जब कैप रहेगा तो स्क्वायर, यदि वेक्टर रहेगा तो क्यूब। तो कूलम के नियम का दो गो सदिश रूप, मतलब सदिश रूप तो एक ही है, लेकिन दो तरीका से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का ये सूत्र होता है। अभी मान लो आप गए एग्जाम देने, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछा कि निम्न में कूलम नियम का सदिश रूप है। ए नंबर में दिया के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। बी में दिया के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और सी में दिया के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। और डी में दिया बी तथा सी दोनों, बी तथा सी दोनों। तो बताइए कौन होगा आंसर? जाहिर सी बात है, देखिए के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, आर कैप है तो आर स्क्वायर, ठीक है सर, ये तो है। के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ क्यू दे दीजिए, रहेगा क्यू दे दीजिए। तो के Q1 Q2 बट्टा आर क्यू इंटू वेक्टर आर। तो आर क्यू वेक्टर आर रहेगा तो आर क्यू तो होगा, तो इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। बात समझ गए ना? देखिए कितना आसान था कूलम नियम का सदिश रूप। चलिए ये तो आपको आसान भाषा में बताए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आपके जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे आप परेशान हो रहे थे कि सर ऊपर में लिखे आप कुछ नीचे बता रहे कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम इसको भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। अच्छा, कोनो प्रकृति नहीं दिया हुआ तो इसको भी हम पॉजिटिव मानेंगे और इसको भी हम पॉजिटिव मानेंगे, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। इसके द्वारा उस पर आरोपित बल F21, मतलब पहला चार्ज द्वारा दूसरे पर आरोपित बल, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसके द्वारा इस पर आरोपित बल मतलब F12, इसका मतलब दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर आरोपित बल, इससे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये फिगर बनाइएगा, देखिए सेम फिगर, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। ये दोनों चार्ज पार्टिकल ना एक्स अक्ष में है ना वाई अक्ष में, कहीं औड़े है, ठीक है। थोड़ा सा ये रेखा को सीधा कर दीजिएगा, ये रेखा टाइपिंग वाला थोड़ा सा मिस कर दिया, टेढ़ा कर दिया, इसको सीधा वाई अक्ष में करिएगा। तो फिगर बना करके हूबहू लिखेगा, दिए गए चित्र में Q1 आवेश वाले कण के द्वारा Q1 द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल F21 तथा Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F12 है, ठीक है। अब उसके बाद लिखिएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम के नियमानुसार Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल F21 है। आप देखो ना, Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित बल F21 है, तो F21 क्या हो जाएगा? यही ना होगा, कूलम का दोनों चार्ज के बीच ये इसको भी यही बल लगाएगा, ये इसको भी यही बल लगाएगा, तो फार्मूला तो यही होगा। तो यहाँ हो जाएगा F21 का मैग्नीट्यूड बराबर सर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। हम क्या बोले? सदिश खोजिए, तो आर सदिश है तो आर पर क्या लगा दिए? कैप लगा दिए। समझ गए ना? समीकरण फर्स्ट। अब फिर देखिए, कैप लगा रहेगा तो आर स्क्वायर, F1 यदि कहेंगे तो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपन आर। क्यों? क्योंकि यदि n कोई सदिश हो सर, तो वेक्टर n बराबर वेक्टर n और वेक्टर n के मैग्नीट्यूड, वेक्टर n अपॉन वेक्टर n का मापांक, ठीक है। ये सूत्र होता है एकांक सदिश का। फिर देखिए आगे, तो वेक्टर 21 हो जाएगा, वेक्टर F मतलब F21 हो जाएगा के Q1 Q2 बटा आर क्यू, क्योंकि देखिए ना अभी बोले ना कि यदि r का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर है, तो वेक्टर हट जाएगा, मैग्नीट्यूड हट जाएगा, तो r के साथ r गुना हो जाएगा, तो आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा के Q1 Q2 बटा आर क्यू वेक्टर आर, चूंकि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आर लिखा हुआ भी है, जैसे आप समझे। पुनः तो देखिए, ये जो आपको वेक्टर फॉर्म निकला है दो गो, एगो तो ये निकला वेक्टर वाला, एगो निकला कैप वाला, ये निकला कैप वाला, वो निकला वेक्टर वाला। किसका निकला? तो यहाँ पे सर इसके द्वारा जो इस पर आरोपित बल है उसका निकला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, देखिए Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल ये तो बता दिए। अब देखिए पुनः Q2 के द्वारा Q1 पर, Q2 के द्वारा Q1 पर, मतलब इसके द्वारा इस पर आरोपित बल वो F12 है ना, इसका भी फॉर्म वही होगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पर लगा रहा है। तो देखिए ये Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल F12 है, तो इसीलिए F12 सूत्र वही होगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। लेकिन
वो इधर यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2 था, यहाँ से इधर लगा रहा था, तो ये बल इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आर कैप। यहाँ पे जो कैप लगाएंगे उसमें माइनस लगा देंगे, क्यों? क्योंकि वो उसके अपोजिट है, इस बल के ये बल अपोजिट है, विपरीत है, इसलिए माइनस लगाएंगे। तो एफ वेक्टर F12 हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या वेक्टर F12 हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, आर कैप का वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, वही जो सूत्र उसमें लगाए हैं। अरे अभी तुरंत बताया ना कि वेक्टर एन कैप, यदि एन कोई सदिश हो तो एन कैप बराबर होता है वेक्टर एन अपॉन वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड। तो आर कैप है तो वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, समझ गए ना? अब देखिए, तो F12 हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 बटा आर क्यू इंटू वेक्टर आर, है ना? और समीकरण 1 से देखिए, तो एक बात बताइए, अभी आपने देखा ना समीकरण 1, यहाँ पे ये समीकरण 1 देखिए, तो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर वेक्टर आर, या नहीं तो आप इसको समीकरण यदि मानते हो, इसको यदि समीकरण 1 मानते हो, इसको यदि समीकरण 1 मानते हो, तो के Q1 Q2 बटा आर क्यू इंटू वेक्टर आर F21 है ना, तो उसके जगह पे आप ये लिख सकते हो समीकरण 1 से, सॉरी यहाँ पे, हाँ F21 इस समीकरण 1 से, इसके बदले आप F21, ये 21 और 12 दोनों सेम ही है, तो F12 बराबर माइनस F21, दोनों बल का सदिश रूप सेम ही होगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होगा। समझ में आ गया दोनों मेथड? कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए दोस्त, तो वो था कूलम नियम का सदिश रूप। अब जो है कूलम नियम का अध्यारोपण सिद्धांत, सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए सिंपल, क्या है अध्यारोपण? अच्छा, इसको आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत, कूलम नियम का अध्यारोपण सिद्धांत, आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत, दोनों लैंग्वेज में पूछता है, तो सेम ही थ्योरी है, ठीक है? अब देखिए, जैसे हम आप पढ़े हैं सर, ये Q1 चार्ज होगा, ये Q2 चार्ज होगा, ये दो चार्ज होगा, ये Q1 और ये Q2, ये पॉजिटिव है, ये भी मान लो पॉजिटिव, या एक दूसरे से r दूरी पर होगा, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो लगता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो जब दो को सिंगल चार्ज पार्टिकल हो तो उसके बीच तो लगने वाला बल यही होता है। बट लेकिन जब ऐसा हो जाए कि मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है, 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 ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये है Qn। चलिए फिगर बनाया, सॉरी चलिए यहीं पे बताइए देते हैं। और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए Q, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q। अब ये है R1 डिस्टेंस पर, ये है कितना डिस्टेंस पर? R1 डिस्टेंस पर, ये है R2 डिस्टेंस पर, ये है R3 डिस्टेंस पर, और ये है Rn डिस्टेंस पर। Qn है तो ई नहीं, अच्छा चार्ज का नेचर पता नहीं है तो सब पॉजिटिव मानेंगे, तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको फोर्स लगाएगा, रिपल्सन डायरेक्शन ये होगा, ये इसको रिपल्सन डायरेक्शन ये होगा, ये इसको रिपल्सन डायरेक्शन ये होगा, ये इसको रिपल्सन डायरेक्शन ये होगा। अभी आप एक बात बताओ, Q1 के द्वारा बल F1, Q2 के द्वारा F2, Q3 के द्वारा F3 और Qn के द्वारा Fn। अब देखो तो F1 और Fn ये दो लास्ट फोर्स देखिए, दोनों के बीच एगो एंगल बन रहा है ना, तो इस Q1 के द्वारा Q पर आरोपित बल फार्मूला ये होगा, इसके द्वारा वही फार्मूला होगा, उसके द्वारा सब चार्ज के द्वारा जो उस पर नेट फोर्स लगाता है फार्मूला ये होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये इस पर नहीं लगाएगा, जब ये उस पर लगाया तो ये इस पर भी लगाएगा, वो इस पर भी लगाएगा, सब एक दूसरे पर बल लगाएगा। लेकिन हमको तो मांगेगा वो बिंदु पर जो चार्ज है उस पर ना नेट फोर्स बताओ, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा दोस्त याद रखिएगा, एफ नेट जो होगा सभी निकाय के द्वारा आरोपित बल के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा, वेक्टर सम सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है? तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी नियम को। तो जब दो सिंगल चार्ज पार्टिकल होगा तो फोर्स का सूत्र ये होता है सर, लेकिन जब दो या दो से अधिक चार्ज पार्टिकल मिल करके किसी एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाए तो तब देखिए, यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेशित कण मौजूद हो, बहुत सारे आवेशित कण मौजूद है ना, ये एगो संरचना ही नहीं, ये बनावट ही ना है, तो यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेशित कण मौजूद हो तो सभी कण एक दूसरे पर स्वतंत्र रूप से बल लगाते हैं तथा किसी एक आवेशित कण पर लगने वाले कुल बल उस पर सभी कणों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के क्या होती है? बराबर होती है। उस पर लगाए गए कुल बलों के सदिश योग के बराबर होती है, ठीक है? तो ये आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, इसी नियम को हम अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं, ये आप स्टेटमेंट लिख लेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लिए आप। उसके बाद जो है आप ये फिगर बना लेंगे, फिगर बना लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इसका गणितीय रूप, उसी का अंग्रेजी लिखा हुआ है, देखिए ना। इफ नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द सिस्टम देन every charge particle apply force on each other individually and independently and net force applied on any charged particle is equal to the vector sum of all the force applied on it by individual charges। ठीक है, अर्थात प्रत्येक आवेशित कण एक दूसरे पर बल लगाता है, बट किसी एक चार्ज, जैसे मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और यहाँ पे ये मान लीजिए ये Q चार्ज है। कौन सा चार्ज है? Q चार्ज है। और इस बिंदु को आप क्या मान लीजिए? O मान लीजिए। ठीक है, ये O बिंदु पर Q चार्ज है, तो इसके सभी के द्वारा उस पर फोर्स Q1 के द्वारा देखिए इधर लग रहा है, Q2 के द्वारा इधर, Q3 के द्वारा इधर लग रहा है। तो ये फिगर बना के आप इधर लिखेंगे माना के, क्या लिखेंगे? लेट मतलब माना के Q1 Q2 एवं Q3 किसी आवेश द्वारा Q आवेश पर, किस आवेश पर? Q आवेश पर आरोपित बल क्रमशः F1 F2 एवं F3 है। इसीलिए Q पर आरोपित परिणामी बल मतलब नेट बल, क्या बोले अभी? सदिश योग है ना, तो इसीलिए वेक्टर F नेट बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। ठीक है, अब देखिए F नेट कैसे निकलेगा सर? अभी आप देखो F नेट जो होता है वो इस योग के नियम का, सदिश योग के नियम का पालन करता है। तो सदिश योग के नियम का सूत्र ये है, R बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर जो 2ab cos थीटा। क्यों सर cos थीटा? क्यों? क्योंकि आप देखो F1 F2 F3 इसके बीच भी कौन बन रहा है, इसके बीच भी कौन बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये भी कौन थीटा, ये भी कौन थीटा, कुछ ना कुछ तो कौन बन रहा है ना, बताइए, कुछ ना कुछ तो कौन बन रहा है, बात समझ रहे ना। तो यहाँ पे जो सभी चार्ज के द्वारा जो एंगल बन रहा है, तो एक बार आप F1 F2 लेकर के निकालोगे नेट, तो ये नेट F डैश ये निकलेगा। एक बार F3 और F2 के बीच निकालोगे तो ये F नेट F डबल डैश मान लीजिए। और अब भी देखिए, जब शुरू का 2 लेकर के निकाले तो ये, और अंतिम का 2 को लेकर के निकाले तो ये, अभी भी तो दोनों के बीच एंगल बन रहा है ना। तो इसलिए जब हम शुरू के दो चार्ज लेकर के नेट निकाल रहे थे तो वहाँ भी थीटा आया, और जब अंतिम का 2 को लेकर के नेट निकाल रहे थे तो वहाँ भी थीटा आया, और जब कुल का नेट निकाले थे वहाँ भी थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे उस थीटा को जोड़ने का यह सूत्र है। तो इसलिए हम लिखे F नेट बराबर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर जो 2 F1 F2 cos थीटा। जबकि इस फिगर में ये सूत्र अप्लाई हुआ 3 बार, लेकिन हम मोटा मोटी ऐसा लिख दिए हैं कि इस पर नेट फोर्स जो होगा यही सूत्र का पालन करेगा। ठीक है, और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं, और ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो कैसा न्यूमेरिकल्स? तो जैसे मान लीजिए ऐसा ये चार्ज पार्टिकल दिया, ये चार्ज पार्टिकल दिया, और दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कोई तीसरा, ये भी Q है, ये भी Q है, ये Q1 है, ये Q2 है, यहाँ Q है। तो ये दोनों मिल करके इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इस पर नेट बताओ। तो इस प्रकार का यदि न्यूमेरिकल और आएगा तो तब वहाँ पे ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, लेकिन हर दो बल के बीच में आप देखें यहाँ ने हर 2 बल के बीच में एंगल बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे cos थीटा लिया जाता है। ये थीटा है, थीटा लिया जाता है। अब इसका कुछ हम स्पेशल केस बताते हैं। स्पेशल केस फर्स्ट, इफ थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री किस कंडीशन में? यदि मान लीजिए यह चार्ज और यह चार्ज, कोई 2 चार्ज पार्टिकल हो, ये Q1 और ये Q2, ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, और इसके मध्य बिंदु पर ये चार्ज है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, और यहाँ पे एक चार्ज प्लस Q है, इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा। इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, उसका भी डायरेक्शन इधर होगा। मतलब F1 का भी डायरेक्शन इधर, F2 का भी डायरेक्शन इधर। बताइए, जब दोनों बल का दिशा सेम है तो थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो जब किसी बिंदु पर जाए, जब किसी पॉइंट पर कि किसी बिंदु पर या किसी पॉइंट पर 2 आवेशों द्वारा रूपित बल का दिशा सेम हो, तब थीटा 0 डिग्री। तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात आप इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर जो 2 रूटे में जाएगा, जो 2 F1 F2 cos थीटा, हेयर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो cos 0 का मान 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर जो 2ab, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर जो 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तब ये हो जाएगा F1 प्लस F2। बात समझ में आया? तो जब किसी बिंदु पर आरोपित बल का डायरेक्शन सेम हो या 0 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो दोनों बल आराम से जोड़ देंगे। ठीक है, ये केस नंबर फर्स्ट था।
अब देखिए केस नंबर सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री किस कंडीशन में, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे आपको प्लस क्यू है, यहाँ भी आपको प्लस क्यू है और यहाँ भी आपको प्लस क्यू है, ठीक है। ये Q1 है, ये Q2 है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज। अब आपको इस बिंदु पर, ए बिंदु पर नेट फोर्स मांग रहा है, इसके द्वारा इस पर फोर्स का डायरेक्शन ये F1 ये होगा, इसके द्वारा इस पर फोर्स का डायरेक्शन ये F2 ये होगा। अभी बताओ तो F1 F2 के बीच 90 डिग्री का कोण बढ़ रहा है ना, तो 90 डिग्री इफ यदि थीटा 90 डिग्री देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वही अभी जो समीकरण फर्स्ट माने थे यहाँ पे, यहाँ इससे 90 डिग्री cos थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे, तो थीटा जब 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर जो 2 F1 F2 cos 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान 0, तो ये पूरा टर्म में 0 हो गया, तो रूट अंडर F1 प्लस F2 का मतलब F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, मतलब इसके द्वारा भी बल निकालोगे, इसके द्वारा भी बल निकालोगे, अब वो दोनों को वर्ग करके जोड़ दोगे रूट में, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री किस कंडीशन में, यदि मान लीजिए सर एक चार्ज पार्टिकल ए हो, एक चार्ज पार्टिकल ये हो, और दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ये प्लस क्यू हो, ये भी प्लस Q1 हो और ये भी प्लस Q2 हो, तीनों पॉजिटिव ही हो, तो ये देखो इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा इधर F1 इधर, इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा इधर F2 इधर। बताओ F1 F2 के बीच एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री बन रहा है तो इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वही समीकरण 1 से F बराबर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर जो 2 F1 F2 180 डिग्री। अब 180 का डिग्री का मान होता है -1, तो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 F1 F2, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा F1 माइनस F2। लेकिन याद रखिएगा हमेशा F1 माइनस F2 ही नहीं होता है, कभी कभी F नेट जो होता है वो F2 माइनस F1 भी होता है। लेकिन ये कब होता है सर और ये कब होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इफ F1 ग्रेटर देन F2 तब होगा F1 माइनस F2, यदि इसमें लिखेगा इफ F2 ग्रेटर देन F1 तब होगा F2 माइनस F1, मतलब जो बल बड़ा होगा बड़ा बल में से छोटा बल घटा देंगे। अंडरस्टैंड, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इस पर एक दो सवाल कराते हैं, फिर हम आज के लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल्स कहता दिए गए चित्र में कहता दिए गए चित्र में ए बिंदु पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल ज्ञात कीजिए। देखिए आपका चित्र नंबर फर्स्ट, एक है यहाँ पे, ये जो है एक चार्ज पार्टिकल ये है, दूसरा चार्ज पार्टिकल ये है, ये भी है आपको +2 माइक्रोकूलम का, ये भी है आपको +4 माइक्रोकूलम का, ठीक है। और दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु जो ए है यहाँ पे +1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पर आपको नेट, तो इसको आप Q1 मानो, इसको आप Q2 मानो, ठीक है। तो अब देखो ये मध्य बिंदु पर है, तो इसका मतलब ये भी हो गया 2 सेंटीमीटर, ये भी दूरी हो गया 2 सेंटीमीटर, दोनों 2-2 सेंटीमीटर। और न्यूमेरिकल का कहानी क्या है, यदि आपको एक राशि एसआई में हो, देखो ना कूलम, आप इसका एसआई मात्रक, तो इसका मतलब दूसरा को भी एसआई में बदलना पड़ेगा, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदलिएगा तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ये भी दूरी है, ये भी दूरी होगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अब बदल दिए तो लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9 किसके कारण, तो अब +2 माइक्रोकूलम के द्वारा ए बिंदु पर आरोपित बल देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसके द्वारा इस पर बल किधर, इधर ना, F1 इधर होगा, तो F1 है, तो इसीलिए F1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुना Q1 मतलब 2 माइक्रो, Q2 मतलब 1 माइक्रो, अब बटा R स्क्वायर मतलब 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अच्छा बल है तो इसका मात्रा कौन सी हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करके आप F1 का मान निकाल लेना, ठीक है। अब देखो फिर पुनः लिखेंगे, पुनः +4 माइक्रोकूलम इसके द्वारा ना, तो देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसके द्वारा इस पर रिपेल करेगा,
F2 का डायरेक्शन ये होगा, F1 का डायरेक्शन उधर, F2 का डायरेक्शन इधर। पुनः वही बात जो यहाँ लिखे 4 माइक्रोकूलम के द्वारा ए बिंदु पर समझ रहे हो ना, आरोपित बल F2 है। तो बताइए F2 बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए F2 बराबर फार्मूला है ना कूलम लॉ का, 9 गुना 10 पावर 9 गुना Q1 मतलब 4 माइक्रो, Q2 मतलब 1 माइक्रो, अब बटा R स्क्वायर मतलब 2 गुना 10 पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए, ठीक है। अब फिर देखो तो अब बताओ तो दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, F1 F2 के बीच कितना डिग्री का, 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है तो 180 डिग्री, तो दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताइए, अभी आपको हम जस्ट स्पेशल केस पढ़ाए हैं, जब 180 डिग्री हो तो बड़ा बल में से छोटका बल घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए F1 को सॉल्व कर लीजिएगा, F2 को सॉल्व कर लीजिएगा, जो मान आपको बड़ा लगे उसमें से लिख देना है। माना ए बिंदु पर नेट फोर्स F है, इसीलिए F बराबर जो बड़ा हो, हमको लगता है कि यही ना बड़ा हो जाए, ये F2 माइनस F1, समीकरण 3 रखिएगा, मतलब मान रख करके जो भी बड़ा होगा ओ में से छोटका घटा दीजिए, समीकरण 3 और लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 का मान 3 में रखने पर रख करके कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा घटाक से। कोई दिक्कत है, समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए सवाल का स्क्रीनशॉट लिए, अब हम अगला नंबर बनाते हैं। देखिए हिंट दे देंगे तो बना लीजिएगा आप लोग, कितना आसान सवाल सब है, गुना भागा करना है। अब दूसरा नंबर देखिए, ये दूसरा नंबर, यहाँ पे -6 माइक्रोकूलम, यहाँ पे +4 माइक्रोकूलम। बताइए तो ये 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि सर हम क्या करेंगे, ये करेंगे सर 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये हो गया 5 गुना 10 पावर -2 मीटर, ये भी हो गया सर 5 गुना 10 पावर -2 मीटर, ठीक है। अब इसके द्वारा जो इस पर निकालेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसको अटैक करेगा, तो F1 इसको Q1 मानेंगे, इसको Q2 मानेंगे, तो F1 फोर्स इधर होगा, वही फार्मूला लगाएंगे। माना 9 लिखेंगे, 9 -6 माइक्रोकूलम के द्वारा ए बिंदु पर आरोपित बल F1 है, इसलिए F1 बराबर वही 9 गुना 10 पावर 9 गुना Q1 मतलब 6 माइक्रोकूलम। अच्छा माइनस है ना, तो कूलम लॉ में मैग्नीट्यूड लगता है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब +2 माइक्रो बट्टा R स्क्वायर मतलब 5 गुना 10 पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। समीकरण इसको 1 माने, कैलकुलेशन करके जो मान आएगा उसको समीकरण 1 मानना। फिर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा, तो F2 का भी डायरेक्शन वही होगा, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः +4 माइक्रोकूलम के द्वारा ए बिंदु पर आरोपित बल क्या है, F2 है, इसलिए F2 बराबर भी वही फार्मूला 9 गुना 10 पावर 9 गुना 4 माइक्रो गुना 2 माइक्रो बट्टा 5 गुना 10 पावर -2 का होल स्क्वायर, समीकरण 2। अब देखिए, लेकिन ये F1 का जिधर डायरेक्शन है F2 का भी डायरेक्शन उधर है, F1 F2 दोनों बल का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब इस पर जो नेट होगा, माना ए बिंदु पर नेट फोर्स F है, इसीलिए F बराबर F1 प्लस F2, समीकरण 3। अब ये क्यों होगा सर F1 प्लस F2, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री वाला केस क्या पढ़े, अभी आप पढ़े हैं ना, ये देखिए 90 डिग्री 0 डिग्री वाला में पढ़े हैं ना, F1 प्लस F2, तो यहाँ 0 डिग्री बन रहा है ना, बताइए यहाँ 0 डिग्री बन रहा है ना, F1 F2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब जुड़ जाएगा। दोनों को कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा और लिख दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 का मान 3 में रखने पर जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? आशा करता हूँ अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 180 डिग्री 0 डिग्री बता दिए। अब हम 90 डिग्री वाला एक सवाल करवाते हैं। देखिए ये सवाल 3 नंबर का सवाल, यहाँ देखिए ए बिंदु है BC,
यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम। अच्छा, ये भुजा नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा सा सवाल में मिस है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2-2 सेंटीमीटर दे दीजिए। ये 2 सेंटीमीटर, 1 मिनट, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर दे दीजिए, ये 4 सेंटीमीटर दे दीजिए। वैसे उसके भुजा से हमको कोई मतलब है भी नहीं। देखिए, ए पर हमको नेट सवाल कर रहा है, ए बिंदु पर नेट निकालो ना। तो ए बिंदु पर नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, ई बी है, ई माइनस, ई भी माइनस, ई भी माइनस, माइनस माइनस को क्या कर देगा, रिपेल करेगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, इसका डायरेक्शन इधर रिपेल करेगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। थोड़ा सा इसको यहाँ बनाएंगे, आप लोग समझ गए ना। तो बताइए, इसके द्वारा इस पर फोर्स, इसको Q1 मानेंगे, इसको Q2 मानेंगे, तो ये F1 हो जाएगा, इसके द्वारा इस पर F2 हो जाएगा। कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। बाकी फार्मूला तो 9 × 10 पावर 9 वाला लगभग कराएगा इसको, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो है 90 डिग्री वाला जो केस पढ़ाएं आपको, ये वाला, इस पर आप जोड़ देंगे, F1 का निकाल के, F2 का निकाल के रूट के साथ जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहें। हमारा पूर्ण विश्वास है 2000 आपके आगामी बोर्ड परीक्षा जो है बहुत ही बेहतर होने वाला है। और बेहतर ही नहीं बल्कि आप टॉप भी हो सकते हैं, टॉप भी आ सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही टॉप होंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन दोस्त, हम कितना भी पढ़ा दें उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अपने आप में एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि हमें भी मतलब अपने गार्जियन, अपने माता पिता जो भी है, अपने शिक्षक जो भी है, सबका नाम रोशन करें। और हमारे कारण उसको, हमारे कारण उसको एक फक्र महसूस हो, गर्व महसूस हो, समझ रहे ना। तो इस कारण से आप एक निश्चित संकल्प लीजिए और उस पर डटे रहिए, अड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।